एपिसोड 45। कुछ देर बाद अयान एक खंडहर जैसे बड़े से घर के सामने आकर रुक। वह अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ अंदर आया। बाहर कई सारे बॉडीगार्ड मौजूद थे। अयान ने उनमें से एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मोम कहाँ है? डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अयान का गुस्सा दिखाकर वह बॉडीगार्ड भी घबरा गया। उसने कहा, वह लेडी बॉस ऊपर वाले रूम में है। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही अयान ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए अयान दौड़ता हुआ ऊपर आया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोल उसे अंदर से एक लड़की के जोर जोर से दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इन आवाज़ों को सुनकर अयान ने अपनी आंखें बंद की क्योंकि वह जानता था कि अंदर क्या हो रहा होगा। अयान ने दरवाजा खोला और जैसे ही वह अंदर आया उसे कुर्सी पर बैठी चाहत नजर आई, जिसने इस वक्त एक टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था और वह मजे से चिप्स खाते हुए अपने सामने खड़ी शेफाली को देख रही थी, जिसकी हालत इस वक्त हद से ज़्यादा खराब थी। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर चाहत ने पलट कर देखा। अयान को देखकर उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अयान डार्लिंग इधर आओ, देखो इस भूतनी की मैंने क्या हालत की। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ को मारने की कोशिश करने की। अब इसे पता चलेगा कि जब कोई चाहत की फैमिली पर अटैक करता है तो चाहत उसका क्या हाल करती है। चाहत की बात सुनकर अयान ने एक नज़र शेफाली की तरफ देखा। उसकी पूरी बॉडी पर अजीब अजीब से निशान नजर आ रहे थे और आसपास एक अजीब सा कंटेनर था जिसमें कुछ इंसेक्ट्स भरे हुए थे। अयान ने चाहत के पास आकर नॉर्मल वॉइस में कहा, मोम आप यहाँ पर क्या कर रही है और क्या डैड को पता है कि आप यहाँ पर आई है? अयान की बात सुनकर चाहत ने एटीट्यूड से कहा, उनको बिल्कुल बताएं, मैं उनको खुद बात कर आई हूँ और वैसे भी इसने मेरी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ को मारने की कोशिश की है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। अभी तो इसका यह मेकअप से सना हुआ चेहरा मुझे ख़राब करना है। अगर इसे मैं चुड़ैलों की तरह ना बना दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। चाहत की बात सुनकर अयान ने चाहत की तरफ देखा और कहा, मॉम इसे सजा मैं देने वाला था, आपके यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अयान की बात सुनकर चाहत में गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर ज़्यादा मुझे परेशान किया ना तो मैं हबी को बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और यू नो ना कि मेरे हबी सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। कहते हुए चाहत अपनी आंखों को मटकाने लगी। अयान ने एक नज़र शेफाली की तरफ देखा जिसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मरने ही वाली हो। अयान ने चाहत से कहा, आपने क्या किया मॉम इसके साथ? अयान की बात पर चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अभी कुछ किया कहाँ, अभी तो सिर्फ इसे आधे घंटे तक चूहे वाले रूम में रखा, ज़्यादा चूहे होने से काटा भी नहीं, शायद इसका खून जहरीला होता। कहते हुए चाहत मुंह बनाने लगी। चाहत की बात पर अयान ने गहरी सांस ली और कहा, मॉम इसके साथ दो और लड़कियां मिली हुई थी, अगर आपको किसी को टॉर्चर करना है तो आप उन दोनों को टॉर्चर कर सकती है, पर इसे मैं अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। इसने मेरी जान को तकलीफ दी है, जब तक मैं इसे अपने सामने तड़पते हुए नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मॉम प्लीज़। अयान की बात सुनकर चाहत ने कहा, सच में ठीक है, तुम इस भूतनी को छोड़ना मत, इसे ऐसे टॉर्चर करना कि अगली बार से अपना चेहरा ऊपर उठकर चल ना सके, ना ही किसी को अपना चेहरा दिखा सके। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि यह इतनी बुरी है, मैं तो इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती थी। अच्छा हुआ मुझे मेरी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ मिल गई, वरना ये चुड़ैल हमारे घर में आ जाती तो मैं पक्का इसका खून कर देती। कहते हुए चाहत वहां से चली गई। अयान ने शेफाली की तरफ देखा और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स ने शेफाली के सर के पूरे बालों को उसके सर से काटकर उसे गंजी बना दिया था। शेफाली आधी खुली आंखों से अयान की तरफ देख रही थी जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी हाथ से तूने मेरी जान को थप्पड़ मारा था ना? कहकर अयान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। कुछ देर में शेफाली की एक जोरदार सीख पूरे कमरे में गूंज गई। अयान अपने हाथ में लोहे की सलाह लेकर शेफाली के हाथ में उसे पूरी तरह से धंसा चुका था। शेफाली की लेफ्ट हथेली से खून पानी की तरह निकल रहा था। वहीं दूसरे रूम में चाहत ने सभी फीमेल बॉडीगार्ड की तरफ देखा और कहा, तुम सब बाहर जाओ ना। चाहत की बात पर उनमें से एक ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी लेडी बॉस, बिग बॉस का ऑर्डर है कि हम आपको अकेला ना छोड़े, अगर आपको एक खरोच भी आई तो बिग बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन सभी फीमेल बॉडीगार्ड की बात सुनकर चाहत ने कुछ नहीं कहा। ये सारी फीमेल बॉडीगार्ड्स आदित्य ने चाहत की प्रोटेक्शन के लिए रखी थी। चाहत जब भी कहीं बाहर जाती थी उसकी सारी फीमेल बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ होती थी। आदित्य को चाहत के ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं थी। आदित्य की तरह ही चाहत के दोनों बेटे भी उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे, जिस वजह से उन्होंने भी जबरदस्ती चाहत के पीछे बॉडीगार्ड लगाए हुए थे। चाहत ने उन सभी की तरफ देखा था, ठीक है तुम सब दूर खड़ी हो जाओ, इन दो भूतनी को तो मैं सबक सिखाती हूँ। इन दोनों भूतनी नहीं होने उसे डायन के साथ मिलकर मेरी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ को टॉर्चर किया ना, अब मेरी बारी। चाहत की बात सुनकर उसके सामने खड़ी शिल्पा और शिखा, जिनकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी, वह रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमने सब कुछ शेफाली के बहकावे में आकर किया, प्लीज़ मैडम हमें छोड़ दीजिए। कहते हुए वह दोनों घुटनों के बल चाहत के सामने बैठ गई।
उन दोनों की बात सुनकर चाहत ने गुस्से से अपने दोनों हाथों में उन दोनों के बाल पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम दोनों दूध पीती बच्चियों हो जो किसी के बहकावे में आ जाओगी, और अगर हो भी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची के चेहरे पर तुम दोनों की वजह से मैंने जो दर्द देखा है, तुम्हारी वजह से मैंने उसे अस्पताल में देखा है। तुम्हें लगता है कि यह सब कुछ देखने के बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? आज तुम्हें पता चलेगा कि जब चाहत कपूर गुस्से में आती है तो वह कितनी खतरनाक बनती है। मेरे बेटों और मेरे पति के बारे में तो सब जानते हैं, पर आज तुम दोनों मेरे बारे में जानोगी। कहते हुए चाहत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों की तरफ देखा। चाहत इस वक्त सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। चाहत की बात सुनकर और उसके चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन देखकर शिल्पा और शिखा की हालत खराब हो रही थी। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शौक है ना लड़कियों की इज्जत नीलाम करने का, तुम दोनों की इज्जत नीलाम होगी। कहते हुए चाहत ने शिखा का सर पकड़कर दीवार से जोर से मारते हुए कहा, इसी तरह से दर्द दिया था ना मेरी बच्ची को। कहते हुए चाहत, शिखा और शिल्पा दोनों का सर दीवार पर पटकने लगी। उन दोनों के सर से खून निकल रहा था, पर चाहत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने सालों तक आदित्य के साथ रहने के बाद चाहत भी अपने अंदर के डर को पूरी तरह से भूल चुकी थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। वहीं दूसरे रूम में शेफाली इस वक्त बेजान सी आधे कपड़ों में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अयान दूसरे रूम में लाइव फुटेज में शेफाली को देख रहा था। उसने अंदर कुछ आदमियों को भेजा जो कि शेफाली को देखकर उसे पर टूट पड़े। अयान ने इन सब की लाइव फुटेज रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने शेफाली के साथ कुछ किया नहीं, बस वीडियो में ऐसा प्रिटेंड किया जैसे शेफाली खुद उनके साथ दे रही है। शेफाली को भी ड्रग्स दिया गया था, जिस वजह से उसकी हरकतें भी काफ़ी ज़्यादा सेड्यूजिंग लग रही थी। कुछ ही देर में शेफाली बेजान सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी पर नाम के कपड़े थे। वही इस वक्त सोशल मीडिया पर जरीवाला परिवार को लेकर बवाल मचा हुआ था। उनके बैंक करप्ट होने से लेकर उनकी इकलौती बेटी का एमएमएस इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह शेफाली जरीवाला। इसके बारे में सब ये कहते थे कि वह कपूर परिवार की बहू बनने वाली है, वह ऐसी लड़की है। दूसरी तरफ अयान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। उसने मुस्कुराते हुए बेजान सी शेफाली की तरफ देखा और कहा, अब तुझे बदनामी की ज़िंदगी जीनी होगी। मेरी जान की ज़िंदगी लेना चाहती थी ना, तो उसे तो मैं तुझे जान से नहीं मरूंगा, क्योंकि यह तेरे लिए बहुत छोटी सज़ा होगी। पर अब जब तू किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही तो तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तू यही डिज़र्व करती है। कहते हुए अयान वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ चाहत ने शिल्पा और शिखा दोनों को किसी चुड़ैलों से काम नहीं बनाया था। उन दोनों की बॉडी पर जगह जगह टैटू आर्टिस्ट से गवार औरत प्लेगल लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाली न जाने क्या क्या लिखवाया था। उनकी बॉडी इस वक्त इन सभी नाम से भर चुकी थी। चाहत ने उनके बालों के साथ साथ उनके हाथ की एक एक उंगली भी कट वाली थी। वह दोनों इस वक्त बिलख कर रो रही थी, पर चाहत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चाहत ने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने एक और बार उनकी तरफ देखा और कहा, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में खुद की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूं तुम दोनों। कहते हुए चाहत वहां से चली गई। कुछ देर बाद चाहत अयान दोनों निधि के साथ वार्ड में बैठे हुए थे। चाहत में निधि के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? अब से मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद तुम हमारे साथ हमारे मेंशन में रहोगी। और रही बात कॉलेज जाने की, तो ड्राइवर रोज समय तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। अब हॉस्टल में रहने की जिद मत करना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहत में ऑर्डर देते हुए कहा। चाहत की बात सुनकर त्रिशा ने आंसू भरी आंखों से चाहत की तरफ देखा और उसे मजबूती से गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। कहते हुए त्रिशा की पकड़ चाहत पर मजबूत हो गई। अयान ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को गले से लगाते हुए कहा, डॉन ती क्राइम में अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट दोनों लेडीज की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अयान ने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर अयान ने अपना मोबाइल देखा। फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अयान के चेहरे की स्माइल देखकर चाहत ने कहा, किसका कॉल है? चाहत की बात पर अयान ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी लड़की का कॉल है मोम। अयान की बात सुनकर त्रिशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वही चाहत ने खुशी से उछलते हुए कहा, आदत का कॉल है। चाहत की बात पर अयान ने मुस्कुराते, मोम अब त्रिशा के साथ बात करो, मैंने प्रिंसेस से बहुत दिनों से बात नहीं की, शायद वह मुझसे गुस्सा होगी। कहते हुए अयान अपना कॉल उठाकर कॉरिडोर में आ गया। उसने दूसरी तरफ दूसरी आवाज़ सुनने से पहले ही कहा, सॉरी बच्चा भाई बहुत बिजी थे। यानी इतना कहा ही था कि दूसरी से कहा, भाई आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। आपने मेरे लिए भाभी ढूंढ लिया और मुझे बताया अभी नहीं, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं जानती हूँ अगर मुझे आह्वान भाई कुछ नहीं बताते तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। आप सब लोगों ने मुझे पराया कर दिया। कहते हुए दूसरी तरफ से आदत के रोने की आवाज़ अयान के कानों में पड़ी। आदत के रोने की आवाज़ कानों में पड़ते ही अयान की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। वह अपनी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चाहत के बाद अगर उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लड़की कोई थी तो वह थी उसकी बहन, उसकी छोटी सी राजकुमारी। अयान ने कहा, प्रिंसेस डॉन टकराए भाई को प्लीज़ माफ़ कर दो। बच्चा भाई आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, यू नो ना। अयान की बात सुनकर दूसरी तरफ से आदत ने कहा, मैं आपको एक ही शर्तें माफ़ करूंगी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। आदत की बात सुनकर अयान ने कहा, बच्चा भाई आपकी सारी बात मानेंगे, बताओ क्या चाहिए आपको। अयान की बात सुनकर दूसरी तरफ आदत, जो कि इस वक्त अपने बेड पर बैठी हुई थी, अचानक से उछलने लगी। उसने कहा, भाई मुझे वापस इंडिया आना है, हमेशा हमेशा के लिए आप सबके पास, डैडी के पास, मम्मी के पास। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है भाई। कहते हुए आदत फिर से रोने लगी।
आदत की बात सुनकर अयान की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, बच्चा तुम जानती हो ना, डैडी ने साफ साफ मना किया है कि जब तक तुम 21 की नहीं हो जाते तुम इंडिया नहीं आओगी। आई डोंट नो कि ऐसी कौन सी वजह है कि वह तुम्हें हमसे दूर रख रहे हैं, पर हम डैड के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अयान की बात सुनकर आदत ने कहा, भाई मैं जानती हूँ कि डैडी मेरी भलाई के लिए सब कर रहे हैं, पर प्लीज़ आप उन्हें समझाओ ना, अब मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे आप सबके पास आना है। आदत की ऐसी आवाज़ सुनकर अयान ने कहा, ठीक है मैं डैडी से बात करके तुम्हारे वापस आने का इंतजाम करता हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखों से आंसू नहीं बहने दोगी। एपिसोड 46। अयान की बात सुनकर आदत चुप हो गई। उसे चुप देखकर अयान ने कहा, बच्चा बोलो ना क्या हुआ। दूसरी तरफ से आदत ने कहा, आपने मुझे मेरी भाभी को एक बार भी नहीं दिखाई, मुझे उनको देखना है। आदत की बात सुनकर अयान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, फिलहाल वह इस वक्त अस्पताल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही वह ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारी उसके साथ वीडियो कॉल पर बात कराऊंगा, अब ठीक है। अयान की बात सुनते ही आदत ने खुशी से कहा, सच में। अपनी बहन की खुशी भरी आवाज़ सुनकर अयान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, सच में। अब पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई का नाम सुनते ही आदत, जो कि अब तक नौटंकी कर रही थी, अचानक से उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने मासूमियत से कहा, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है भाई, सच में। आदत की आवाज़ सुनकर अयान ने कहा, और रियली? तो फिर मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से पूछना होगा कि मेरी बहन की पढ़ाई कैसी चल रही है। अयान ने इतना कहा ही था कि आदत ने कहा, भाई प्लीज़ ना, मैं इस बार सच में कुछ नहीं किया था, मुझे बस सब लोगों ने भाषण देने के लिए कहा था और मैंने तो सब कुछ सच सच बताया था, फिर भी सब लोग ऐसे पागल हो गए जैसे मैं किसी का खून कर दिया हो। कहते हुए आदत ने जो कुछ भी उसे दिन हुआ था सब कुछ बताना शुरू किया, शिवाय युवराज की और खुद के बीच में हुई मुलाकात को लेकर। अयान जैसे जैसे अपनी बहन की करतूत के बारे में सुन रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। अगले ही पल उसने मोबाइल को साइड से हटकर स्पीकर पर हाथ रखा और जोर जोर से हंसने लगा। वह अच्छे से जानता था कि उसकी बहन नए नए कांड करने में काफ़ी स्पेशलिस्ट है। आखिर उसकी बहन पूरी की पूरी उसकी माँ की कार्बन कॉपी जो थी। अयान को हंसते हुए देखकर कॉरिडोर से गुजरने वाली सारी नज़र उसे ही देखने लगी। वह लगी इतना हैंडसम रहा था कि कोई भी उसे पर से अपनी नज़र ना हटा पाए। अयान ने जैसे ही उन सबको खुद को देखते हुए देखा वह शांत हो गया। उसने गुस्से भरी नज़रों से उन सब की तरफ देखा तो वह सब बाहर से तेजी से दफा हो गए। अयान ने खुद को शांत किया और आदत से कहा, आदत बच्चा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, फिलहाल मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, अपना ध्यान रखना और मैं डैडी से बात करूँगा। अयान की बात सुनकर आदत ने कहा, ओके गुड बाय भाई, अपना ध्यान रखना और मेरी ब्यूटीफुल भाभी से मेरी बात जरूर करना। आदत की बात पर युवराज ने अपना जवाब दिया और कॉल कट करके वापस अंदर आ गया। जैसे ही वह अंदर आया उसने देखा कि चाहत अपने हाथों से त्रिशा को फ्रूट खिला रही है। वही त्रिशा चुपचाप चाहत के हाथों से फ्रूट खा रही है। अपनी माँ और अपनी होने वाली वाइफ के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर अयान के फेस पर स्माइल आ गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोम मुझे लगता है कि अब हमें सोना को लेकर घर चलना चाहिए, मैं डॉक्टर से बात करके आया हूँ। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने उसकी तरफ देखा, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। चाहत ने कहा, हाँ जल्दी से पूछ कर आओ, मेरी बच्ची कब तक इस गंदे से अस्पताल में रहेगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है हॉस्पिटल, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी बीमार हो गए। चाहत की बात सुनकर अयान हंसता हुआ वहां से चला गया। अयान के जाने के बाद चाहत ने त्रिशा के गाल खींचते हुए कहा, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो। चाहत की बात पर त्रिशा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, क्या मैं आपको मॉम कहूँ, मेरे पास मॉम नहीं है। त्रिशा की बात सुनकर चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, बट मुझे मॉम के आने पर ओल्ड वाली फीलिंग आती है, पर तुम कह सकती हो। चाहत की बात सुनकर त्रिशा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने चाहत को मजबूती से पकड़ लिया। दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त आधी रात के 12 बजे बज रहे थे और युवराज अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों को बंद किया, उसकी आंखों के सामने आदत का चेहरा घूमने लगा। उसे अब बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वह अब बस आदत के पास जाकर अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहता था। हर पल हर वक्त सिर्फ आदत अपने करीब चाहिए थी। युवराज ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी। उसने बेहद सर्द आवाज में कहा, मुझे मेरा सुकून मेरे पास चाहिए, मुझे तुम मेरे पास चाहिए। लिटिल रैबिट राज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना ब्लेजर उठाया और तेज कदमों से नीचे आ गया। युवराज ने अपने ड्राइवर को एक एड्रेस बताया और खुद गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। कुछ ही देर बाद युवराज की गाड़ी आदत और आयात जिस मैंशन में रहते थे उसके सामने खड़ी थी। युवराज गाड़ी से उतरकर मैंशन को देखने लगा। मैंशन बेहद खूबसूरत था, हालांकि वह ज्यादा बड़ा नहीं था। युवराज ने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ हो तुम लिटिल रैबिट, आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स। कहते हुए युवराज सारी बालकनी की देखने लगा। अगले ही पल उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल पर कुछ करने लगा। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। इकबाल कम्युनिकेशन नीचे खड़ा होकर युवराज ने खुद से कहा, तुम्हारे लिए युवराज लूथरा ये सब कुछ कर रहा है लिटिल रैबिट, सिर्फ तुम्हारे लिए, इसका इनाम तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। कहते हैं युवराज बालकनी के साइड में लगे हुए पाइप से ऊपर चढ़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। सेकंड फ्लोर तक पहुंचने में युवराज को मुश्किल से 5 मिनट लगे।
बालकनी में आकर युवराज बालकनी को देखने लगा। बालकनी में बेहद खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे और एक खूबसूरत सा झूला लगा हुआ था जिस पर इस वक्त एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा हुआ था, जिसे देखते ही युवराज के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल युवराज ने टेडी बेयर के पास आकर उसे अपने हाथ में पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी लिटिल रैबिट के साथ सोते हो ना। कहते हुए उसने झटके से उसे टेडी बेयर को टुकड़ों में फाड़कर बालकनी में ही फेंक दिया। टेडी बियर की हालत देखकर युवराज ने अपनी आंखों को बंद करके एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, तुझे छूने कहा, तुझे महसूस करने का सिर्फ मेरा हक है, मेरी जान सिर्फ मेरा। अगर मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी करेगा तो उसकी ऐसी ही हालत कर दूंगा, चाहे फिर वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। कहते हुए युवराज बालकनी और रूम के दरवाजे के पास आ गया। दरवाजा ग्लास वॉल से बना हुआ था जिस वजह से युवराज अंदर सुकून से और दो बड़े बड़े टेडी बेयर को गले लगाकर सो रही आदत को आसानी से देख पा रहा था। युवराज ने गुस्से से आदत की तरफ देखा और अपने सीने को मसलते हुए कहा, तुम मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकती हो? लिटिल रैबिट पनिशमेंट के लिए रेडी हो? जो कहते हुए युवराज ने दरवाजे को हाथ लगाकर खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अपने आप खुल गया। शायद आदत सोने से पहले दरवाजा लगाना ही भूल गई थी। ये देखकर युवराज ने गुस्से से कहा, ये लड़की इतनी इडियट कैसे हो सकती है? अगर मेरी जगह पर कोई और आया होता तो क्या उसने भी इसे इस हालत में देख लिया होता? कहते हुए युवराज आदत को देखने लगा जो कि इस वक्त एक लांगती शर्ट और शॉर्ट्स में बेड पर सोई हुई थी। उसने कुछ भी नहीं ओढ़ा हुआ था जिस वजह से उसकी बॉडी इस वक्त बहुत सेक्सी लग रही थी, जो किसी का भी ध्यान खुद की तरफ खींचने के लिए काफ़ी थी। युवराज गुस्से से तेज कदमों से चलता हुआ बेड के पास आ गया। उसने आदत की तरफ देखा और झटके से उसके हाथ से दोनों टेडी बेयर छीनकर उसने वह जमीन पर पटक दिया। नींद में ही अपने टेडी बेयर को खुद से दूर जाते हुए देखकर आदत अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी, पर फिर से वह सो गई। युवराज ने झटके से आदत को पलटा और उसके ऊपर आ गया। आदत इतनी गहरी नींद में थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि इस वक्त युवराज उसके इतना करीब है। युवराज ने आदत के मासूम से चेहरे की तरफ देखा और बेहद सनक भरी आवाज़ कहा, मोहब्बत तो नहीं है तुमसे, बस इतना पता है कि मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, सब कुछ अफसर तुम हो। हर पल हर वक्त सिर्फ तुम्हारे पास रहना है और तुम्हें अपने पास रखना है, चाहे फिर तुम्हारी मर्जी से या फिर कैद करके। कहते हुए युवराज ने अपने होंठ आदत के होठों पर रखे और उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। युवराज आदत के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वह उसके पूरे होंठ चबा जाएगा। आदत गहरी नींद में थी पर उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हुई, जिस वजह से वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी। अपनी आधी खुली आंखों से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके होठों को चबा रहा है। यह एहसास होते ही आदत में जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसे अपनी आंखों के सामने एक हैंडसम सा चेहरा नजर आया जो कि आंखें बंद करके उसके होठों को बेतहाशा चूम रहा था। आदत इस चेहरे को, इस खुशबू को कैसे न पहचानती? यह खुशबू तो उसके दिल दिमाग में बस चुकी थी और वह चाह कर भी इसे भूल नहीं पा रही थी। आदत अपनी छोटे छोटे हाथों से युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अभी भी उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह नींद से तो जाग चुकी थी पर उसका दिमाग शायद अभी भी सोया हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम चल रहा था, हैंडसम डेविल। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत को खुद को दूर करते हुए देखकर युवराज ने आदत के होठों को छोड़ा। युवराज के छोड़ते ही आदत गहरी गहरी सांस लेने लगी। गहरी गहरी सांस लेने की वजह से चेस्ट अप डाउन हो रही थी जो कि युवराज अपने चौड़े सीने पर महसूस कर पा रहा था। युवराज की तो हालत खराब हो रही थी। पहले ही आदत इस वक्त हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से आदत की बॉडी का टच खुद पर महसूस करके वह पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। आदत खुद को कंट्रोल करके युवराज को गुस्से से कुछ खाने ही वाली थी कि उसे युवराज के हाथ अपनी चेस्ट पर महसूस हुई, जिसे महसूस करके आदत की सांसें गले में अटक गई। उसने कांपती हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की और अपने हाथों से युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश की तो युवराज ने अपने एक हाथ से आदत के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर प्रेस करके उसके फोटो को लगभग चूमकर बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में कहानी, घबराओ मत, मेरी हो और मैं अपना हक ले रहा हूँ। युवराज की बात सुनकर आदत ने गहरी गहरी सांसें लेकर गुस्सा करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हैंडसम डेविल, तुम बहुत गंदे हो, तुम हमें वहां पर टच क्यों कर रहे हो? हाथ हटाओ वहां से, हमें अजीब सा लग रहा है। आदत की बात सुनकर और उसके चेहरे की लाली, उसकी बढ़ती हुई सांसों को देखकर युवराज ने उसकी गर्दन को चूमकर उसकी चेस्ट को हल्के से प्रेस करते हैं, क्या महसूस कर रही हो तुम लिटिल रैबिट? बोलो। कहते हुए युवराज चाहत की चेस्ट को प्रेस करते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा। चाहत की तो हालात ही खराब हो चुकी थी। उसने घबराकर कुछ कहने की कोशिश की तो युवराज ने अपने होठों को उसके होठों पर रखा और फिर उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा। चाहत धीरे धीरे युवराज की किसकी वजह से बहकने लगी थी, उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब खुद ही हो आज का किस में साथ देने लगी। हालांकि उसे किस करना तो नहीं आता था पर वह अपनी तरफ से कोशिश करते हुए युवराज के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। आदत का साथ मिलते ही युवराज और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया। वह आदत के होठों के साथ साथ उसके गाल, उसकी गर्दन, हर जगह पर किस कर रहा था। साथ में उसका हाथ आदत की शर्ट के अंदर उसकी पूरी बॉडी पर चल रहा था, जिस वजह से आदत अपने पेट में अजीब सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस कर पा रही थी। उसने सिसकियां लेते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, प्लीज़ ना हैंडसम डेविल, मत करो, हमें अजीब सा लग रहा है। आदत की बात सुनकर ही और आज ने आदत की तरफ देखा और झटके से उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। आदत की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो युवराज उसकी चेस्ट, जो कि उसके इनर के ऊपर से हल्की हल्की बाहर दिख रही थी, उस पर अपनी होंठ रखकर उसे चूमने लगा।
उसने आदत के हाथों को भी छोड़ दिया था। आदत गहरी गहरी सांस लेते हुए युवराज के बालों को मजबूती से पकड़कर उसके बाल खींचने लगी। युवराज आदत को दीवानों की तरह छीन रहा था। उसका खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह से लूज हो चुका था और अब शायद वह आदत को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। आदत अभी भी मीठी मीठी सिसकी ले रही थी। वह चाहकर भी अपनी आवाज़ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज और भी ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदत की तरफ देखा। उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। उसने बेहद नशीली आवाज़ में कहा, आई वॉन्ट योर लिटिल रैबिट। एपिसोड 47। आदत की मधोशी भरी आवाज़ और उसके बीच अपना नाम सुनकर युवराज और भी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से आदत को किस कर रहा था। वह अब आदत की नाजुक सी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही जोर से प्रेस कर रहा था, जिस वजह से आदत, जो कि हमेशा राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी, उसे दर्द हो रहा था। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, हैंडसम डेविल, छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है। आदत की आवाज़ सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदत की तरफ देखा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देख रही थी। आदत की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों को देखकर युवराज ने मधोशी भरी आवाज़ में कहा, लिटिल रैबिट, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें जिंदगी भर मेरा दिया दर्द बर्दाश्त करना है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तुम्हें इसी तरह से दर्द तकलीफ होगी। करिए, तुम्हें बर्दाश्त करना सीखना ही होगा। युवराज की बात सुनकर आदत ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो हैंडसम डेविल, तुम हमारे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हो, देखा तुमने क्या किया। कहते हैं आदत अपनी बॉडी की तरफ इशारा करने लगी। आदत की गोरी और सॉफ्ट सी बॉडी यूवी के वाइल्ड तरीके से किस करने की वजह से काफ़ी निशान बन चुके थे, जो कि उभर कर नजर आ रहे थे। आदत, जो कि अपनी क्यूट में उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसे से उठी, अपनी बॉडी को देखकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम जाओ यहाँ से। आदत की रोने जैसी आवाज़ सुनकर युवराज ने आदत की तरफ देखा और उसका छोटा सा चेहरा अपनी है हाथ में भरकर जुनूनियत भरी आवाज़ में कहा, जैसा भी हो तुम्हारा हो, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा लिटिल रैबिट। कहते हुए युवराज ने फिर से आदत के होठों पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगा। आदत ने युवराज को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर युवराज एक इंच भी नहीं मिला। नाजुक सी आदत उसके नीचे छटपटाती रही और युवराज अपनी मनमानी करता रहा। काफ़ी देर बाद जब युवराज को लगा कि आप आदत बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है, उसने अपने होठों को आदत के होठों से हटाया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। आदत गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। उसकी चेस्ट इस बार भी गहरी सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, जिसका एहसास होते ही युवराज ने आदत की चेस्ट को प्रेस करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों सेड्यूस करना चाहती हो लिटिल रैबिट, पहले ही मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। युवराज के हाथ दोबारा अपने सीने पर महसूस करते ही आदत ने रोते हुए कहा, तुम हमें छोड़ दो वरना सच में कल 2-3 बच्चे होंगे हमारे पास। आदत की बात सुनकर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यू वॉन्ट बेबी? अगर हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। कहते हुए युवराज का हाथ आदत के पेट से नीचे की तरफ जाने लगा। आदत ने जैसे ही युवराज के हाथ को नीचे जाता हुआ महसूस किया, उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। आदत भले ही इनोसेंट थी, पर इतनी भी इडियट नहीं थी कि वह समझ ना पाए कि युवराज आखिर का क्या रहा है। उसके गोरे गोरे गाल शर्म और गुस्से से लाल हो चुके थे। वहीं युवराज पर गुस्सा करना चाहती थी, पर जाकर भी गुस्सा नहीं कर पा रही थी। आदत ने युवराज के हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़कर मासूम सी आवाज़ में कहा, हैंडसम डेविल, प्लीज़ मत करो ना। कहते हुए आदत काफ़ी क्यूट एक्सप्रेशन से युवराज को देखने लगी। युवराज आदत के कटे से चेहरे को देख रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से कहा, आखिर क्या है ऐसा तुम हमें जो मैं चाहकर भी तुम्हारी तरफ बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, मोहब्बत पर दिल बगावत पर उतर आया है। कहते हुए युवराज शिद्दत से आदत के चेहरे को देखने लगा, जो कि इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। युवराज ने आदत किया चेहरे को अपने हाथ में भरकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना करूं तो तुम्हें कुछ करना होगा। युवराज की बात सुनकर आदत ने बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे घर में चोर की तरह घुस कर आए हो, हम पुलिस के पास तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम जानते नहीं हम कितने खतरनाक है। कहते हुए आदत अपना क्यूट सा फेस डरावना बनाने की कोशिश करने लगी। इस चक्कर में वह और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आदत की बात सुनकर युवराज ने आदत को झटका से अपनी तरफ खींचा और खुद बेड पर घुटनों के बल बैठ गया। युवराज के अचानक से खींचने की वजह से आदत सीधा युवराज के मजबूत सीने से टकरा गई। उसने अपने सर पर हाथ लगाते हुए कहा, फूट गया हमारा सर हैंडसम डेविल, क्या तुम पत्थर से बने हुए? कहते हुए आदत ने युवराज की तरफ देखा। युवराज ने आदत की बात को इग्नोर करके उसकी नाजुक सी बॉडी को देखकर बेहद नशीली आवाज में कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। युवराज की बात सुनकर आदत ने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम क्या करोगे? आदत के सवाल पर युवराज ने उसके गर्दन पर अपने होंठ चलते हुए बेहद नशीली आवाज में कहा, दिल चाहता है खुद को तुझमें समा के तुझे अपना बना लूं। उद्धरण चिन्ह। युवराज की बात सुनकर आदत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर घबराते हुए का मतलब आदत के सवाल पर युवराज में उसके कान में धीमी आवाज में कुछ कहा, जिसे सुनते ही आदत के गाल से लेकर उसका कान सब कुछ लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान गाल से अभी खून निकलने लगेगा। उसकी तो हालत ऐसी हो गई थी कि वह बैठे बैठे कट रही थी। युवराज ने आदत की हालत देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अब चॉइस तुम्हारी है, या तो मेरी बात मान लो या फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करता हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। मेरी ताकत के सामने तो मैं एक छोटी सी खरगोश हो।
युवराज की बात सुनकर आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर मासूमियत से अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूंगी तो आप मेरे साथ हो डरती हरकत नहीं करोगे ना। कहते हुए आदत के गाल गुलाबी हो गए। उसके गुलाबी गाल देखकर युवराज ने नीचे झुककर उसकी क्लीवेज पर हल्के से किस करते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं डरती हरकत नहीं करूंगा, मुझे तो तुम्हारे साथ सिर्फ डरती हरकतें करना है, बस मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। युवराज के होठों को दोबारा अपनी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पर महसूस करके आदत ने गहरी गहरी सांस भरना शुरू कर दिया। उसकी सांसों की तपिश युवराज को मदहोश कर रही थी। वह फिर से आगे बढ़ने ही वाला था कि आदत ने बेहद धीमी और क्यूट सी वॉइस में कहा, हैंडसम डेविल रुक जाओ, हम आपकी बात मान लेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। आदत की आवाज़ सुनकर युवराज ने अपना चेहरा आदत की बॉडी से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। आदत अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। युवराज ने आदत की तरफ देखा और झटके से उसे खींचकर अपने ऊपर लिटा लिया। अब युवराज आदत के सॉफ्ट से बेड पर लेटा हुआ था और आदत उसके ऊपर। आदत ने युवराज की तरफ देखा तो युवराज ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, लिटिल रैबिट शुरू हो जाओ, वरना अगर मैं शुरू हुआ तो मुझे रोक नहीं पाओगी। युवराज की बात सुनकर आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर युवराज की तरफ देखा और बेहद धीमी आवाज में मुंह बनाते हुए कहा, आप बहुत डरती हो मिस्टर डेविल, आप गंदे डेविल हो, गंदे डेविल। आदत ने भले ही यह बात ही में आवाज में कही थी पर युवराज के तेज कानों ने उसकी बात सुन ली। युवराज ने आदत की नाजुक सी कमर को मजबूती से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर मदहोशी भरी आवाज में कहा, क्या तुमने देखा नहीं कि मैं कितना गंदा हूं? अगर नहीं देखा तो मैं दिखा सकता हूं। युवराज की बात सुनते ही आदत ने बड़ी बड़ी आंखों में डर लेकर युवराज की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं। कहते हुए आदत जोर जोर से अपना कर हिलाने लगी। इस वक्त वह बहुत इनोसेंट लग रही थी। युवराज ने आदत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो जो मैंने कहा है वह करो। कहते हुए युवराज अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर मुस्कुराते हुए आदत को देखने लगा। आदत ने घबराते युवराज की तरफ देखा और अपने नाजुक हाथों से युवराज की शर्ट के बटन खोलने लगी। युवराज बस आदत की नाजुक उंगलियों को अपने चेस्ट पर महसूस करके खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आदत की करीबी उसका कंट्रोल खुद पर से हमेशा लूज कर देती थी। आज तक न जाने कितनी लड़कियां उसके आसपास रहती थी जो कि हद से ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती थी, पर युवराज को कभी किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता था। ये पहली ऐसी लड़की थी जिसे बस देखते ही, जिसकी करीबी महसूस करते ही युवराज का खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह से लूज हो जाता था। आदत ने कुछ ही देर में अपने छोटे छोटे हाथों से युवराज की शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। आदत युवराज के पीठ पर बैठी हुई थी और उसकी फिट बॉडी को देख रही थी जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। आदत को खुद की बॉडी को देखते हुए देखकर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल रैबिट, मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं कहा है, शुरू हो जाओ। युवराज की बात सुनकर आदत ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हिलाकर धीरे से झुककर उसने अपने होठ युवराज के सीने पर रख लिए। आदत के नर्म और गुलाबी होठों का स्पर्श अपने सीने पर महसूस करके युवराज के मुंह से एक आह चल गई। इसी के साथ उसने एक हाथ से आदत के बालों को पकड़कर बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, मुझे अपना प्यार दिखाओ लिटिल रैबिट। युवराज की आवाज़ सुनकर आदत धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर किस करते हुए उसके एब्स पर अपने हाथ चलाने लगी। पहले तो युवराज की बात मानकर वह ये सब कुछ कर रही थी पर अब उसे भी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। आदत युवराज को किस करने के साथ उसके सीने पर अपने छोटे छोटे दांतों से बाइट भी कर रही थी जिसमें उसे काफ़ी मजा आ रहा था। युवी अपनी छोटी सी लिटिल रैबिट को देख रहा था जो कि अपने चूहे जैसे दांतों से उसके सीने को काट रही थी। युवराज को इस वक्त एक अलग ही सुकून मिल रहा था जिसकी तलाश वह पिछले 5 सालों से कर रहा था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने हर किसी से दूरी बना ली थी, यहाँ तक कि अपने दादाजी से, अपने बेस्ट फ्रेंड कुंज से उसने खुद को सिर्फ काम के बीच में झोंक दिया था। वह जैसे जीना ही भूल चुका था पर आदत से मिलने के बाद वह फिर से शायद जीने लगा था। शायद उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। युवराज आदत के चेहरे को देख रहा था। उसने दिल से कहा, मोहब्बत है या नहीं ये हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि तेरे बिना जीना अब हमारे बस की बात नहीं। कहते हुए युवराज ने आदत को झटका से पलटकर अपने नीचे किया और खुद उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, आपने कहा था ना आप कुछ नहीं करोगे। आदत की बात सुनकर युवराज ने आदत के बालों में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे बस सुकून चाहिए जो मुझे सिर्फ तुम्हारे करीब मिलता है, मुझे बस तुम्हें गले लगा कर सोना है। कहते हुए युवराज ने आदत को मजबूती से गले से लगा लिया। आदत अभी भी सिर्फ इन कपड़ों में लेटी हुई थी। उसने युवराज की तरफ देखा। युवराज किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके ऊपर लेटा हुआ था। आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, हैंडसम डेविल, आप हमें दबाकर मार दोगे। आदत की बात सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदत की तरफ देखा और कहा, मुझे चुपचाप सोने दो वरना रात भर तुम्हें नहीं सोने दूंगा। क्यों? राज की बात सुनकर आदत ने मासूम सा चेहरा बनाकर युवराज की तरफ देखा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। इसी के साथ उसके मुंह से एक सिसकी चल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये क्या है? इतना कहते ही उसके दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसकी आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गई। युवराज ने आदत की तरफ देखा और टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे करीब आने के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम भी मेरी प्रॉब्लम समझ पा रही हो ना लिटिल रैबिट, इसलिए हिलो मत वरना आगे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और सच में हमारे 2-3 बच्चे हो जाएंगे। कहते हुए युवराज ने फिर से आदत के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और किसी छोटे से बच्चे की तरह दोनों हाथों से उसे जकड़कर लेट गया। नाजुक सी आदत खुद से 2 गुना वजन के आदमी के नीचे दबी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से रोने को कर रहा था।
इस वक्त वह जो महसूस कर पा रही थी उसके बाद वह कैसे चैन से सो सकती थी, और यह हाथी जैसा भारी इंसान उसके जैसे नाजुक सी एंजल के ऊपर लेटा हुआ था। आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, भगवान जी, यह हैंडसम डेविल कितना बड़ा है, आपको हमारे लिए हैंडसम प्रिंस भेजना चाहिए था ना। आदत ने इतना कहा ही था कि युवराज ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, इसलिए चुपचाप सो जाओ, चाहे मैं डेविल हूँ या फिर प्रिंस, जो भी हो सिर्फ तुम्हारा हूँ। युवराज की बात सुनकर आदत ने खुद से कहा, क्या ये हैंडसम डेविल हमारे दिल की बातें भी सुन सकता है? ये तो बहुत खतरनाक है। आदत बेटा, बच के रहना। एपिसोड 48। युवराज की बात सुनते ही आदत की सांसें तेज हो गई। युवराज ने आदत के चेहरे की घबराहट अच्छी और उसे मजबूती से गले लगा लिया। युवराज ने उसके कानों को चूमते हुए कहा, सो जाओ वरना मेरा इरादा फिर से बदल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त मुझे हैंडल कर पाओगी। युवराज की बात सुनकर आदत ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज भी आदत के सीने में अपना चेहरा छुपाकर आखिर नींद की आगोश में चला गया। आदत भी युवराज को देखकर मन ही मन उसे कोस रही थी। आखिर में बेचारी आदत घबराहट की वजह से युवराज को देखते देखते ही कब नींद की आगोश में चली गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। युवराज भी आदत को अपनी बाहों में भरकर सुकून की नींद सो रहा था। अगली सुबह आदत के दरवाजे पर आयात जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आदत दरवाजा खोल, तू दरवाजा लॉक करके तो नहीं सोती है? फिर आज क्यों सोई है? उठ जा, मेरी माँ तुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। आयत लगातार बाहर से चिल्ला रही थी। आयत की आवाज़ सुनकर आदत, जो कि अभी सिर्फ अपने इन कपड़ों में युवराज की बाहों में सो रही थी, उसने अपना मुंह युवराज के सीने में छुपा लिया और सुकून से सो गई। पर आयात के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युवराज की नींद खुल चुकी थी। युवराज ने अपनी आंखें खोली, तभी उसे अपने सामने आदत का छोटा सा चेहरा नजर आया, जिसे देखते ही युवराज के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो खिड़की से सूरज की रोशनी सीधा अंदर आ रही थी, जिसे देखकर युवराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। युवराज ने हल्के से आदत के माथे पर किस किया और उसे ठीक से बेड पर लिटाकर उठकर खड़ा हो गया और अपने बाल हैरानी से खींचते हुए रूम में चक्कर लगाने लगा। पिछले 5 साल से जब से उसकी मॉम और उसके डैड की डेथ हुई थी, युवराज मुश्किल से रात में 2 से 3 घंटे सो पाता था। स्टार्टिंग में तो डिप्रेशन की वजह से उसके साथ यह हो रहा था, पर धीरे धीरे युवराज की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई। एक हंसता खेलता चुलबुला सा लड़का पूरी तरह से हार्टलेस बन गया। ना ही उसे रात को नींद आती थी, ना ही उसे किसी के साथ बात करने का दिल करता था। वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बिहेवियर की वजह से उसके दादाजी विशंभर लूथरा बहुत परेशान रहने लगे थे। उनके पास अब उनके जीने का इकलौता सहारा उनका पोता युवराज ही बचा था और उसकी ऐसी हालत वह नहीं देख सकते थे। उन्होंने कई डॉक्टर से युवराज की ट्रीटमेंट कराई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार तो युवराज को हिप्नोटाइज करके सुलाया जाता था, पर फिर भी उसका भी युवराज पर ज़्यादा देर तक असर नहीं होता था। युवराज ने अपनी आंखों को बंद किया और खुद से कहा, क्या सच में मैं पूरी रात सुकून से सो रहा था? 5 साल में पहली बार युवराज खुद को इतना रिफ्रेश फील कर रहा था। दिन भर उसका चिड़चिड़ा रहने का यह एक और रीज़न था कि वह रात को सुकून से सो नहीं पाता था, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले या फिर कितनी ही नींद की दवाई या क्यों ना खा ले। युवराज ने सुकून से बेड पर सो रही आदत की तरफ देखा, तभी फिर से बाहर से आयात ने चिल्लाते हुए कहा, आदत उठ जा, मुझे ऑफिस जाना है, वरना वो जंगली दानव मुझ पर कुत्ते की तरह भौंकने लगेगा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। युवराज, जो कि प्यार भरी नज़रों से अपनी छोटी सी खरगोश को देख रहा था, आयत की बात सुनकर उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, कुछ ज़्यादा ही जबान चलती है इसकी, लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। कहते हुए युवराज तेज कदमों से दरवाजे की तरफ जाने लगा, पर अचानक से उसके कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वह अपने ऑफिस में नहीं है, ना ही आयत उसकी एम्प्लॉय है, बल्कि इस वक्त वह आयत के घर पर उसकी बहन के रूम में है। वैसे तो युवराज को ना आयात से डर लगता था ना किसी और से, पर अपनी छोटी सी खरगोश के बारे में सोचकर उसके कदम रुक गए। युवराज ने गहरी सांस ली और वापस आदत के पास आ गया। उसने आदत के मासूम से चेहरे की तरफ देखा। उसके प्यार से चेहरे को देखकर युवराज का उसे उठाने का दिल नहीं कर रहा था, पर आयात लगातार बाहर से चिल्ला रही थी। ये देखकर युवराज ने गुस्से से कहा, इसका तो इंतजाम करना ही होगा। इतना कहकर उसने जल्दी से साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर जल्दी से आयात का नंबर डायल किया। आयत, जो कि आदत के इतनी देर तक उठाने के बाद भी ना उठने की वजह से हद से ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, अचानक से मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने गुस्से से कहा, कौन है? इतना कहते ही उसने फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा, जहां पर जंगली दानव नाम फ्लैश हो रहा था। उसने खुद से कहा, है भगवान, यह आदमी क्या कभी मुझे सुकून से जीने देगा? मतलब अभी ऑफिस टाइम होने में पूरे 1.5 घंटे का वक्त है और यह आदमी मुझे अभी से कॉल कर रहा है। पता नहीं कब वह मनहूस घड़ी आई जब मैंने इसके ऑफिस में जॉब करने का डिसीजन लिया था। युवराज को अच्छे से कोसने के बाद आयत ने कॉल उठाकर एक्स्ट्रा मीठी आवाज में कहा, जी सर बोलिए, कुछ काम था। आयत की आवाज़ सुनकर युवराज ने हमेशा की तरह एरोगेंट आवाज में कहा, अभी के अभी ऑफिस जाओ और स्टोरेज रूम से मिस्टर मेहरा की फाइल को कंप्लीट करो, आज हमारी मिस्टर मेहरा के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। युवराज की बात सुनते ही आयत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं सर? मैं कोई मशीन नहीं हूं जो एक दिन में किसी प्रोजेक्ट की फाइल तैयार कर दूं। आयत को चिल्लाते हुए देखकर युवराज ने गुस्से से कहा, मिस आयत माथुर, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना जबान काट लूंगा। युवराज लूथरा को हरगिज बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बात करें।
अगर काम नहीं करना तो जॉब छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे जैसे कामचोर एम्प्लॉइज की लूथरा कॉर्पोरेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। युवराज की बात सुनकर आयत का दिमाग खराब हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, मिस्टर युवराज, लूथरा आयत माथुर भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कहकर आयत गुस्से से तेज कदमों से वहां से चली गई। उसने आदत को उठाने की भी अब जहमत नहीं उठाई। नीचे उतारते हुए उसने घर की सर्वेंट शालिनी की तरफ देखा और कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आदत को उठाकर उसे नाश्ता करके कॉलेज भेज देना और उसे कहना कि मुझे इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैं जल्दी चली गई। इतना कहकर आयत तेज कदमों से वहां से निकल गई। आयत की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर और इस तरह से बदतमीजी से बात करने की वजह से युवराज का दिल कर रहा था कि वह उसकी जान ले ले। अगर वह आदत की बहन ना होती तो शायद युवराज ने उसकी जान भी ले ली होती। युवराज ने अपनी आंखों को बंद किया और अगले ही पल मुस्कुराते हुए आदत की तरफ देखा और बेड पर जाकर उसके खूबसूरत से चेहरे को निहारने लगा। उसने आदत के होठों से अपने होंठ टच करके बेहद सेडिक्टिव वे में कहा, अगर वह तुम्हारी बहन ना होती लिटिल रैबिट तो सच में वह मेरा असली रूप देखते, जिसे देखने के बाद उसकी यह जो जवान मेरे सामने जबान चलाने के लायक ना रहती। कहते हुए युवराज आदत के पेट पर अपनी उंगलियां थिरकान लगा। नींद में ही आदत को अपने पेट पर अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। उसने करवट ली और पिलो में अपना चेहरा छुपाकर फिर से सो गई। अब युवराज के सामने आदत की गोरी पीठ थी। युवराज ने आदत की तरफ देखा और हल्के से झुककर उसकी गोरी पीठ पर अपने होंठ रखकर उसे हल्के हल्के से चूमने लगा। नींद में ही आदत को अपनी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। युवराज उसकी पीठ पर किस करते हुए धीरे धीरे बाइट कर रहा था। आदत अब नींद में ही सिसकियां लेने लगी थी, जिसका एहसास होते ही युवराज ने आदत की तरफ देखा, जिसका चेहरा अभी भी पीलों में छुपा हुआ था और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। युवराज ने आदत की गोरी पतली सी कमर की तरफ देखा, जिसे देखकर उसका गला सूख रहा था। आदत की बॉडी का ऐसा एक भी पार्ट नहीं था जिसे देखकर युवराज खुद को शांत कर सके। जहां भी वह नजर डालता उसकी बॉडी अपने आप गर्म होने लगती। युवराज ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, जान तुम मुझे मजबूर कर रही हो खुद के साथ प्यार करने के लिए। कहते हुए युवराज ने आदत की कमर पर अपने होंठ रखे और उसे चूमते हुए जोर से बाइट कर लिया। इस बार उसने काफी जोर से बाइट किया था, जिस वजह से एक चीख के साथ आदत की आंखें खुल गई। उसने अपना छोटा सा चेहरा जो कि पीलों में छुपाया हुआ था ऊपर उठाकर देखा तो उसे अपनी आधी खुली आंखों से सबसे पहले युवराज का हैंडसम सा चेहरा नजर आया। आदत जिसे कल रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना लग रहा था। युवराज को दोबारा अपने सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आदत अचानक से उठकर बैठ गई और जोर से चिल्लाने लगी, हैंडसम डेविल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह इतनी जोर से चिल्लाई थी कि लिविंग रूम में काम कर रही सर्वेंट के कानों में भी उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। युवराज ने अचानक से आदत के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सब लोग हमें साथ में देख ले तो प्रॉब्लम तो तुम्हें है, इसलिए मैं छुप कर बैठा हूं। पर ना युवराज, लूथरा किसी से नहीं छुपता। युवराज की बात सुनते ही आदत ने गुस्से से कहा, हमारे मुंह से हाथ हटाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारी आयु दीदी बहुत खतरनाक है, वह तुम्हारी पिटाई करेंगे। कहते हुए आदत में युवराज की हथेली पर अपने छोटे छोटे दांतों से काटकर निशान बना दिया। युवराज ने आदत की तरफ देखा और फिर अपनी हथेली की तरफ। उसकी हथेली पर आदत के दांतों के निशान बन चुके थे, जिसे देखकर युवी ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा अपनी मर्जी से दिया हुआ पहला लव बाइट है लिटिल रैबिट, यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कहते हुए युवराज ने अपनी हथेली की और उस जगह को अपने होठों से चूम लिया जिस जगह पर अभी अभी आदत ने अपने दांतों से काटा था। युवराज की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर आदत की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। यह फीलिंग उसके लिए बहुत स्पेशल और बहुत अलग थी। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी जिसे वह चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। आदत और युवराज अभी अपने में ही खोए हुए थे कि तभी दरवाजे के बाहर से शालिनी ने चिल्लाते हुए कहा, आदत मैडम आप क्यों चिल्लाई, क्या हुआ है? दरवाजा खोलिए। शालिनी की आवाज़ सुनकर अचानक से आदत के माथे पर घबराहट नजर आने लगी। शालिनी को इंडिया से स्पेशली आयात और आदत का ध्यान रखने के लिए आदित्य ने हाय किया था। आदत को घबराते हुए देखकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, डॉन टवरी लिटिल रैबिट, अगर तुम्हें उठने में तकलीफ हो रही है तो मैं दरवाजा खोलता हूं। इतना कहकर युवराज ने जैसे ही अपना पहला कम बेड से नीचे रखा, आदत ने उससे भी ज्यादा फुर्ती खाते हुए लगभग बेड से छलांग लगा दी और इतनी तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंची। युवराज कुछ समझ ही नहीं पाया, पर जैसे ही उसका ध्यान आदत पड़ गया उसने गुस्से से कहा, लिटिल रैबिट रुको। युवराज ने बेहद धीमी और गुस्से भरी आवाज में यह बात कही थी ताकि रूम के बाहर खड़ी शालिनी उसकी आवाज ना सुन सके। युवराज की इतनी डरावनी आवाज को आदत इग्नोर नहीं कर पाई। उसने घबराहट भरी नजरों से युवराज की तरफ देखा तो युवराज ने उसकी शर्ट को बेड से उठाकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। युवराज को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी लिटिल रैबिट को इस कंडीशन में उसके अलावा कोई और देखे। युवराज के हाथ में अपनी शर्ट को देखकर आदत को भी एहसास हो गया था कि वह किस कंडीशन में है। उसने जल्दी से युवराज के हाथ से अपनी शर्ट ली और झटके से पहनकर दरवाजा खोलकर दरवाजे के सामने ही खड़ी हो गई। उसने सामने देखा तो शालिनी उसे हैतानी से देख रही थी। शालिनी को देखकर आदत ने दांत दिखाते हुए कहा, क्या हुआ शालिनी आंटी? आदत का सवाल सुनकर शालिनी आदत की तरफ देखा, कहा, आदत मैडम आप इस तरह से दरवाजे पर क्यों खड़ी है? शालिनी के सवाल पर आदत कुछ कहती है इससे पहले ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी हालत खराब होने लगी। आदत इस वक्त दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ी थी। उसकी आधी बॉडी दरवाजे के अंदर थी और आधी दरवाजे के बाहर। युवराज इस वक्त साइड में खड़ा होकर उसकी खुली कमर पर अपने होंठ चला रहा था, जिसे महसूस करके आदत की हालत खराब
हो रही थी। वह शालिनी को जवाब तो देना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। आदत को इस तरह से हैरान, परेशान और डरा हुआ देखकर शालिनी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कहते हुए शालिनी अंदर आने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आदत ने कहा, कुछ भी नहीं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हमें सोना है, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे। इतना कहकर बिना शालिनी की जवाब का इंतजार किया आदत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदत अभी खुद को शांत कर ही रही थी कि युवराज ने आदत के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, वॉन्ट ईट योर लिटिल रैबिट। युवराज की बात सुनकर आदत रोने जैसी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। एपिसोड 49। युवराज की बात सुनकर आदत ने रोने जैसी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा और उसे अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से धक्का देते हुए कहा, तुम हमसे दूर रहो हैंडसम डेविल, तुम बहुत बुरे हो। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं बहुत बुरा हूं, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अच्छा हूं? युवराज की बात सुनकर आदत उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। युवराज ने आदत की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़कर हल्के से उसके होठों को किस करके उसे खुद से दूर करते हुए कहा, फिलहाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बाकी का रोमांस हम आज रात को कंटिन्यू करेंगे। कहते हुए युवराज ने अपनी आंखें विंक की और मुस्कुराते हुए बालकनी में आ गया। आदत ने घूरकर युवराज की तरफ देखा और दौड़ते हुए बालकनी में आ गई। युवराज उसके बालकनी में आने तक बालकनी के पाइप से नीचे उतर चुका था। युवराज को इतनी जल्दी इस तरह से नीचे जाते हुए देखकर आदत ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद से कहा, क्या ये पहले चोरी करते थे? इतनी जल्दी कोई नीचे कैसे उतर सकता है? आदत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं युवराज ने एक नज़र आदत की तरफ देखा और फ्लाइंग किस देते हुए वहां से निकल गया। आदत ने खुद से कहा, हैंडसम डेविल कितना डेंजरस है। कहते हुए वह अपने रूम में आकर अपने नाखून चबाने लगी। उसने खुद की तरफ देखा, उसे खुद को देखकर फिर से शर्म आने लगी। उसे याद आ रहा था किस तरह से कल रात को दोनों के बीच में क्या हुआ था और आज सुबह भी युवराज का टच अभी भी आदत अपनी बॉडी पर महसूस कर पा रही थी, जैसे याद करके उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन पैदा हो रही थी। दूसरी तरफ इंडिया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। चाहत वापस मेंशन जा चुकी थी। तृषा चुपचाप बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी वार्ड का दरवाजा खोलकर आया अंदर आया। उसके हाथ में डिस्चार्ज के पेपर थे। अयान ने तृषा के पास आकर धीमी आवाज में कहा, सोना। अयान की आवाज सुनते ही तृषा ने अपनी आंखें खोली तो अयान उसके सामने खड़ा था। अयान को देखते ही तृषा की आंखों में सुकून नजर आने लगा। तृषा के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आयान के सवाल पर तृषा ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद को यकीन दिला रही हूं कि मेरी किस्मत भी अच्छी हो सकती है, मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। भगवान ने बचपन से लेकर आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया, पर अगर उसके बदले उन्होंने आपको मेरी लाइफ में भेजा तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं बस हर वक्त हर पल आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ। जो सुकून मुझे आपके पास मिलता है वह सुकून मुझे कभी कभी नहीं मिला। कभी मुझे मत छोड़ना वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। तृषा की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना, जैसे तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ वैसे ही तुम भी मेरे लिए जरूरी हो। तुम्हें छोड़कर मैं खुद भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अपने दिमाग से यह फालतू की चीज निकालो और चलो, अब हमें हमारे घर चलना है। अयान के मुंह से हमारा घर सुनकर तृषा की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई, जिसे देखकर अयान ने थोड़े गुस्से से कहा, सोना, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं, और तुम बात बात पर छोटे बच्चों की तरह रोने क्यों लग जाती हो? आयान की हल्की सी डांट सुनकर तृषा ने मासूमियत से कहा, हमने कभी बचपन से सुना नहीं था ना कि अपने घर चलो, इसलिए अपना घर सुनकर हमें थोड़ा रोना आ गया, पर आप तो मैं डांट रहे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कहते हुए तृषा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। तृषा की बात सुनकर अयान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, इडियट, मॉम ने, डैड ने, सब ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, तो अब कपूर मेंशन जितना हम सबका है उतना ही तुम्हारा ही है। अयान की बात पर तृषा ने बस उसके सीने पर अपना कर रख लिया। अयान ने झटके से तृषा को अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब चले हमारे घर। अयान की बात पर तृषा प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अयान की तरफ देखने लगी। अयान तृषा को लेकर अस्पताल के नीचे आ गया। कुछ ही देर में वह लोग कपूर मेंशन पहुंच चुके थे। मेंशन पहुंचने के बाद अयान फिर से तृषा को अपनी गोद में उठते ही वाला था कि तृषा ने मुंह बनाते हुए कहा, हम चल सकते हैं, हमारे पैरों में चोट नहीं लगी, प्लीज हमें चलने दीजिए। तृषा की बात सुनकर अयान ने उसे थोड़े गुस्से से देखा तो तृषा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई। बाहर आकर अयान ने फिर से तृषा को अपनी गोद में उठाया और लिविंग रूम से अंदर आने लगा। वह जैसे ही अंदर आने वाला था, अंदर से चाहत में चिल्लाते हुए कहा, वहीं पर रुक जाओ। चाहत के चिल्लाने की आवाज सुनकर अयान और तृषा दोनों अपना चेहरा ऊपर उठकर हैरानी से चाहत की तरफ देखने लगे तो चाहत दौड़कर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। एक सर्वेंट ने चाहत के हाथ में आरती की थाली लाकर दे दी, जिसे देखकर अयान समझ गया कि चाहत ने उन्हें क्यों रोका है। चाहत ने तृषा की तरफ देखा जो कि अयान की गोद में होने की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और शर्माने की वजह से अपना चेहरा अयान के सीने में छुपाकर बैठी हुई थी। ये देखकर चाहत ने हंसते हुए कहा, तृषा डार्लिंग, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हक है अयान की गोद में रहने का। अब इधर देखो, मुझे तुम्हें तिलक लगाना है। चाहत की आवाज़ सुनकर तृषा ने अपना चेहरा ऊपर उठकर चाहत की तरफ देखा तो चाहत ने तृषा और अयान दोनों के माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, किसी की बुरी नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। कहते हुए चाहत ने दोनों की आरती की और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा।
अंदर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने आह्वान की आवाज़ सुनी, अयान अब तृषा कैसी है, कहते हुए आहान जल्दी से उन दोनों के पास आ गया। जैसे ही उसने तृषा की तरफ देखा उसने थोड़े गुस्से से कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि वह शिफाली कामिनी जंगली औरत किसी काम की नहीं है, पर आप लोग भी बात नहीं सुनते थे। देखो क्या हाल कर दिया है मेरी ब्यूटीफुल क्यूट सी लिटिल भाभी का। आहान की बातें सुनकर चाहत ने कहा, आहान डार्लिंग अब तुम क्यों घटिया लड़की की बात करके मूड खराब कर रहे हो, उसे उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, इसलिए अब अच्छे माहौल को खराब मत करो। चाहत की बात सुनकर आहान ने कहा, ओके मॉम, मैं अब उस घटिया लड़की की बात नहीं करूंगा, वैसे भी गंदे लोगों का नाम लेने से हमारी जबान भी खराब हो जाती है। आहान की बात सुनकर चाहत ने अयान की तरफ देखा और कहा, अयान तुम तृषा को लेकर उसके रूम में चले जाओ, मैं तृषा के लिए तुम्हारे बगल वाला गेस्ट रूम रेडी कराया है, अब से तृषा वहीं पर रहेगी। चाहत की बात सुनकर अयान ने अपना सर हिलाया और तृषा को गोद में लेकर उसके रूम में आ गया। अयान ने तृषा को उसके बेड पर बिठाते हुए प्यार से, तृषा तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कभी भी यह मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बेझिझक अपने दिल की बातें मुझे मॉम से सबसे शेयर कर सकती हो। अयान की बात है सुनकर तृषा ने अयान की तरफ देखा और झटके से उसे अपने करीब खींचा। अयान जो कि तृषा के ऊपर थोड़ा सा झुका हुआ था, तृषा के खींचने की वजह से उसके ऊपर गिर गया। उसने हैरानी से तृषा की तरफ देखते हुए कहा कि क्या कर रही हो। अयान की बात पर तृषा ने प्यार भरी आवाज में कहा, बस खुद को यकीन दिला रही हूँ कि मेरी मोहब्बत मेरे पास मेरी बाहों में है। तृषा की बात सुनकर अयान ने हल्के से उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, और हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। अयान की बात सुनकर तृषा ने अयान को मजबूती से अपने पास खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे धीरे धीरे किस करने लगी। तृषा के पहल करने की वजह से पहले तो अयान हैरान हो गया, पर फिर वह खुद भी तृषा का साथ देने लगा। कुछ देर बाद अयान ने तृषा को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या हुआ। तृषा ने बेचैनी भरी आवाज में कहा, मुझे घबराहट हो रही है, अगर किसी ने आपको मुझसे दूर कर दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। वह शेफाली, वह मुझे धमकी दे रही थी कि वह आपको मुझसे दूर कर देगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। कहते हुए तृषा की आंखों से पानी की तरह आंसू निकलने लगे। तृषा की आंखों में आंसू देखकर अयान ने थोड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा ना तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है जो तुम इस तरह से रो रही हो। अयान की बात सुनकर तृषा ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है पर अपनी किस्मत पर नहीं, मेरी किस्मत ने हमेशा मुझे सब कुछ छीना ही है, कभी मुझे कुछ नहीं दिया। अगर मेरी किस्मत ने इस बार भी आपको मुझसे दूर कर दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तृषा की बात सुनकर अयान ने गुस्से से तृषा की तरफ देखा और उसे बेड पर धकेलकर खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। अयान ने तृषा के दोनों हाथों को अपने हाथों से बेड में दबाया हुआ था। तृषा इस वक्त बेड पर अयान के नीचे दबी हुई थी और अयान इस वक्त काफ़ी एग्रेसिव होकर उसे चूम रहा था। कुछ देर बाद अयान ने तृषा को छोड़, अयान के छोड़ते ही तृषा गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था, उसकी आंखों में हल्के आंसू भी आ गए थे, जिसे देखकर अयान ने अपनी आंखों को बंद किया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपने गुस्से की वजह से तृषा को कैसे हट कर सकता है। अयान ने बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, आई एम सॉरी तृषा, पर गलती तुम्हारी है, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो, क्या तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है। अयान की बात सुनकर और उसकी आवाज़ में खुद के लिए इतना प्यार महसूस करके तृषा ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बेहद इमोशनल आवाज़ में कहा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज़ आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मुझे आपकी आंखों में खुद के लिए सिर्फ प्यार अच्छा लगता है, गुस्सा नहीं, मुझे रोना आता है। कहते हुए तृषा अयान के सीने पर अपने हाथ चलते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगी। तृषा की बात सुनकर अयान की पकड़ भी तृषा पर मजबूत हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह लड़की जिससे वह एक हफ्ते पहले ही मिला था कब उसकी जिंदगी बन गई, जिसके बिना जीने के बारे में अब वह सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए उसके परिवार के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई थी तो वह थी तृषा। अयान अपनी सोच में ही खोया हुआ था कि तभी उसे अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने हैरानी से तृषा की तरफ देखा तो तृषा ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए हल्के से बाइट कर लिया था, जिसे देखकर अयान की आंखें छोटी हो गई। उसने तृषा की तरफ देखा तो तृषा ने दांत दिखाते हुए कहा, वह आप हमेशा मुझे लव बाइट देते हो ना, इसलिए मैंने भी दे दिया। तृषा की बात सुनकर अयान ने फिर से उसे बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर जाकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। अयान ने तृषा की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें शैतानी सूझ रही है, तो चलो मैं भी शैतानी कर ही लेता हूँ। अयान की बात सुनकर और उसको अपने इतने करीब महसूस करके तृषा की सांसें तेज हो गई, उसके मुंह से हल्के हल्के से करहाने की आवाज निकल रही थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। तृषा की आवाज़ से अयान को मदहोश कर रही थी। अयान एक हाथ से तृषा की कमर को सहलाते हुए दूसरे हाथ से तृषा के चेहरे को अपनी तरफ करके उसकी होठों पर, गर्दन पर, चेहरे पर, पूरी जगह पर अपने होंठ घुमा रहा था। तृषा बस अयान की टच को महसूस करके अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस कर रही थी। जो कुछ भी उसके साथ कल से लेकर आज तक हुआ सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था, पर इस वक्त अयान की करीबी उसकी सारी तकलीफ है उसे दूर कर रही थी। अयान अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर तृषा की तरफ देखा जो कि अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। अयान ने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखा और उसके ऊपर से उठकर बेड की दूसरी तरफ लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर वह जो गलती एक बार उनसे हो चुकी थी वह दोबारा शादी से पहले रिपीट नहीं करना चाहता था।
अयान को खुद के ऊपर से उठकर दूसरी तरफ लेते हुए देखकर त्रिशा की आंखें खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर अयान की तरफ देखा। अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर अयान उठ नहीं वाला था कि त्रिशा ने उसे अपने करीब खींचकर दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज डोंट गो, आई नीड योर लव, प्लीज लव मी। त्रिशा की आवाज़ सुनकर और उसके चेहरे को देखकर अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहता था, पर त्रिशा की आंखों में तो खुद को हासिल करने की चाहत देख पा रहा था। एपिसोड 50। अयान त्रिशा की आंखों में देख रहा था। इस त्रिशा की आंखों में खुद के लिए बेइंतहा प्यार और उसे खोने का डर नजर आ रहा था। अयान ने त्रिशा के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, सोना, इस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई हो, जिस वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास है। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ। वैसे भी यह सब तो पहले भी हो चुका है ना, तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है? क्या आप अब मेरे करीब नहीं आना चाहते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? कहते हुए त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। त्रिशा की आंखों में आंसू देखकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अयान ने उसे अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए कहा, सोना, शांत हो जाओ, तुम इस तरह से इमोशन में बेहतर कुछ भी बात नहीं कर सकती। अयान को त्रिशा के करीब जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वह चाहत की बात भी नहीं टालना चाहता था। ऊपर से इस वक्त त्रिशा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, जिस वजह से उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बोल रही है। और अयान इस कंडीशन में भी उसके करीब नहीं जाना चाहता था, पर त्रिशा तो जैसे अयान की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अयान की बात सुनकर उसने अयान को खुद से दूर करके रोते हुए कहा, मुझे पता है अब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, क्योंकि मैं एक मुसीबत हूँ। हर वक्त हर पल मेरी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, यही वजह है ना कि आप मुझसे दूर है। त्रिशा की बात सुनकर अयान के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? कहते हुए अयान बेड से उतरकर खड़ा हो गया और खिड़की के पास आकर बाहर की तरफ देखने लगा। इस वक्त रात का टाइम हो रहा था, बाहर अंधेरा हो चुका था। अयान की बात सुनकर त्रिशा बेड से उतरकर खड़ी हुई और पीछे से जाकर अयान से लिपट गई। उसने अपने दोनों हाथ अयान के सीने पर रखते हुए कहा, प्लीज़, आई नीड यू, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। मुझे आपको अपना बनाना है, मुझे खुद को यकीन दिलाना है कि आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। कहते हुए त्रिशा रो रही थी। अयान अपनी पीठ पर त्रिशा की आंसुओं की वजह से गर्माहट महसूस कर पा रहा था। त्रिशा के आंसू महसूस करके अयान ने पीछे पलटकर त्रिशा को अपनी मजबूत बाहों में लेकर उसके होठों पर अपने होंठ रख और उससे से किस करने लगा। वह अपनी जान को अपने करीब आने के लिए रोते हुए नहीं देख सकता था। अयान के होठों को अपने होठों पर महसूस करके त्रिशा की बेचैनी हल्की कम हो गई। वह भी उसे रिस्पांस देते हुए पैशनेटली किस करने लगी। त्रिशा इस वक्त अयान से ज़्यादा उतावली लग रही थी। वह अयान से भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसे किस कर रही थी। अयान भी उसे नहीं रोक रहा था, क्योंकि वह त्रिशा की बेचैनी महसूस कर पा रहा था। वह त्रिशा को खुद के साथ महफूज महसूस करना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अयान ने त्रिशा को किस करते हुए ही अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बिस्तर तक आ गया। त्रिशा अभी भी अयान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी पकड़ अयान पर लगातार मजबूत होती जा रही थी। साथ ही त्रिशा अपने नाजुक होठों से अयान के होठों को लगातार किस कर रही थी, जबकि उसे किस करना भी नहीं आ रहा था। अयान ने लाकर त्रिशा को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसे देखने लगा। त्रिशा अपनी आंखों में ढेर सारी फीलिंग्स लिए अयान को देख रही थी। त्रिशा की ऐसी नज़रें, ऊपर से उसका खुद अयान को उकसाना। अब अयान का सेल्फ कंट्रोल उसे पर से लूज हो रहा था। वह खुद को रोकना तो चाहता था, पर त्रिशा की आंखों में उम्मीद देखकर अब उसने डिसाइड कर लिया कि वह अब खुद को और नहीं रोकेगा। त्रिशा ने जब अयान को इस तरह से खुद को देखते हुए देखा तो वह उठने की कोशिश करने लगी। वह उठकर बैठी। इससे पहले ही अयान ने खुद बेड पर आकर उसे अपने नीचे दबा दिया। उसने त्रिशा के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जो कि जान को अपने करीब देखकर खुशी से चमक रहा था। अयान ने त्रिशा के कानों पर किस करते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम सच में इसके लिए रेडी हो ना सोना? कहीं बाद में तुम पछताओगी तो नहीं ना? अयान का सवाल सुनकर त्रिशा ने अयान की तरफ देखा और झटके से उसे पलटकर उसके ऊपर आ गई। अयान तो हैरानी से अपनी मासूम सी त्रिशा को देखने लगा, जो कि आज बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही थी। मासूम और इनोसेंट सी त्रिशा आज बोल्ड त्रिशा बन चुकी थी। अयान त्रिशा को ये बोल्ड त्रिशा अच्छी रहा था कि तभी त्रिशा ने अयान की शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर अपनी होंठ रखें और धीरे धीरे उसे किस करने लगी। त्रिशा की इस हरकत ने तो अयान का सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से लूज कर दिया। अब अयान खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। त्रिशा अपने नाजुक नाजुक होठों से उसके सीने पर किस करते हुए उसकी एब्स को टच कर रही थी। अयान ने त्रिशा के बालों को एक हाथ से पकड़कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे सोना, इसलिए अभी भी वक्त है, रुक जाओ। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अयान की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त काफी लाल नजर आ रहा था। उसने बेहद नशीली आवाज में कहा, आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे आप पूरी तरह से मेरे चाहिए। मैं अब और हमारे बीच की दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार कीजिए। अयान कहते हुए त्रिशा फिर से अयान के सीने पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। अयान ने त्रिशा की तरफ देखा। उसने त्रिशा को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, पर अब जब त्रिशा उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं थी तो अयान भी क्या कर सकता था। उसने झटके से त्रिशा को पलटकर अपने नीचे किया और खुद उसे पैशनेटली किस करने लगा। अयान एक हाथ से त्रिशा की कमर को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ त्रिशा के गाल पर था।
त्रिशा का भी एक हाथ अयान के बालों में था और वह अयान के बालों को सहला रही थी। अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठकर त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा ने इस वक्त एक सिंपल सी फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों से थोड़ी नीचे तक आ रही थी। अयान ने त्रिशा को मदहोशी भरी नजरों से देखा और अगले ही पल बस ने त्रिशा को पेट के बल बेड पर लेटा दिया और खुद उसकी पीठ को देखने लगा। त्रिशा बस अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस लेकर अयान के टच को खुद पर महसूस कर रही थी। अयान ने पीछे से त्रिशा की फ्रॉक की जिप खोली और उसकी गोरी पीठ को चूमने लगा। अयान के होठों को अपनी पीठ पर महसूस करके त्रिशा के मुंह से मदहोशी भरी आवाज निकालने लगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए वह अपने निचले होंठ को दांतों से चबाने लगी, पर वह चाहकर भी अपनी आवाज कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अयान काफी पैशनेट तरीके से उसकी पीठ पर किस कर रहा था। अयान की हर एक टच त्रिशा को अलग ही फीलिंग का एहसास करा रही थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान ने त्रिशा की फ्रॉक को धीरे से उसके कंधों से नीचे किया और उसके गोरे कंधों पर अपने होंठ रखकर उसे धीरे धीरे किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। त्रिशा बस अपना चेहरा तकिए में छुपाकर गहरी गहरी सांस से लेते हुए अपनी आवाज से कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसकी आवाज है रूम में गूंज रही थी, जो कि अयान की हालत भी खराब करने का काम कर रही थी। कुछ देर में अयान ने त्रिशा की फ्रॉक को लगभग उसकी और बॉडी से पूरी तरह से अलग कर दिया था। त्रिशा का दिल कर रहा था कि वह यहाँ से कहीं भाग जाए। थोड़ी देर पहले तक जो त्रिशा बोल्ड तरीके से अयान को खुद के साथ रोमांस करने के लिए कह रही थी, अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, जिस वजह से वह अपना चेहरा ऊपर उठकर भी अयान की तरफ नहीं देख पा रही थी। अयान ने त्रिशा को पलटकर अपनी तरफ किया। अब त्रिशा का खूबसूरत सा चेहरा अयान के सामने था। उसके गोरे गोरे गुलाबी गाल देखकर अयान ने उसके गालों पर अपने होंठ रखकर भी हद नशीली आवाज में कहा, अब तुम पीछे नहीं है सकती सोना, मैं तुमसे पहले ही कहा था, क्योंकि अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। कहते हुए अयान ने त्रिशा की बॉडी के बचे हुए कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग कर दिए और उसके पूरे जिस्म पर अपने होठों से अपने प्यार की मोहर छोड़ने लगा। दोनों की आवाज है पूरे कमरे में गूंज रही थी। हालांकि वह पहले भी एक बार फिजिकल हो चुके थे, पर उसे वक्त पर त्रिशा नशे में थी और अयान भी हल्के नशे में था। हालांकि उसे सब कुछ अच्छे से याद था, पर उसे टाइम पर त्रिशा और वह अनजान थे, पर आज वह त्रिशा से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत के साथ पहली बार वह अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था। ये पल उन दोनों के लिए ही बेहद खास और खूबसूरत थे, जिसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। अयान ने त्रिशा की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। अयान ने त्रिशा की आंखों पर हल्के से किस करते हुए कहा, सोना अपनी आंखें खोलो, तुम इस तरह से मुझे नजर नहीं चुरा सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं जो कुछ भी करूं तुम्हें भी वह सब करना होगा। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने अपनी आंखों को बंद करके जल्दी से अपना करनामे हिलाना शुरू कर दिया, पर अयान कहाँ मानने वाला था। उसने त्रिशा की गर्दन पर अपने होंठ रखकर बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, सोना अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी बात मानो, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। अयान के इतना कहते ही त्रिशा ने अपनी आंखें खोली और अयान को देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त शर्म की लाली नजर आ रही थी, जिसे देखकर अयान को उसे पर बहुत प्यार आ रहा था। अयान ने कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अभी भी रख सकता हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी फीलिंग्स है। मैं उन आदमी हूँ, ऐसे नहीं हूँ जो अपनी जिसकी आग बुझाने के लिए किसी औरत की मर्जी की परवाह न करे। मैं हमेशा से अपने डैड को मोम को क्वीन की तरह ट्रीट करते हुए देखा है और मुझे भी उनकी तरह बनना है। अयान की बात सुनकर त्रिशा की आंखों में अयान के लिए और भी ज्यादा प्यार नजर आने लगा। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, प्लीज हमें आपकी जरूरत है, आप इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अयान ने त्रिशा की बात सुनकर उसकी खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन से लेकर उसके सीने तक अपने होंठ चलने लगा। त्रिशा अपनी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पर अयान के होठों का टच महसूस करके सिसकियां लेते हुए बेहद सेडिक्टिव आवाज में उसका नाम ले रही थी, जिस वजह से अयान और भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। कुछ ही देर में अयान और त्रिशा दोनों के कपड़े बैठकर नीचे पड़े हुए थे और दोनों एक कंबल में लिपटे हुए थे। अयान अभी भी त्रिशा की बॉडी पर अपने प्यार की मोहर छोड़ रहा था। त्रिशा भी उसे रोकने की जगह पर उसका पूरा साथ दे रही थी। अयान ने त्रिशा के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और कहा, सोना तुम तैयार हो ना। अयान की बात पर त्रिशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप घबरा क्यों रहे हैं। त्रिशा के सवाल पर अयान ने प्यार से कहा, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा सोना, तुम बर्दाश्त कर लो कि ना। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने प्यार से कहा, आपकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैं किसी भी दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ। अयान मेरे लिए सिर्फ आप जरूरी है, सिर्फ आप। त्रिशा की बात सुनते ही अयान ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसके अंदर समा गया। अयान के होंठ त्रिशा के होंठ पर होने की वजह से त्रिशा के मुंह से चिल्लाने की आवाज तो नहीं निकली, पर दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अयान ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठकर त्रिशा की तरफ देखा तो त्रिशा जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अयान ने घबराते हुए कहा, मैंने कहा था। कहते हुए अयान त्रिशा के ऊपर से उठने लगा, पर त्रिशा ने उसका हाथ पकड़कर अपना सर नामे हिलाकर दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे आपका प्यार चाहिए। त्रिशा की जिद देखकर अयान ने भी आखिर में हार मान ली। हालांकि वह भी त्रिशा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसके लिए उसकी फीलिंग से ज्यादा त्रिशा का खुश रहना इंपॉर्टेंट था। अयान अब धीरे धीरे त्रिशा के साथ इंटीमेट हो रहा था और साथ में त्रिशा को किसी भी कर रहा था ताकि उसे दर्द ना हो। त्रिशा को भी कुछ देर बाद बेटर फील हुआ। वह भी अयान का जेंटल बिहेवियर देखकर काफी खुश थी। उसके मुंह से काफी मदहोशी भरी आवाज से निकल रही थी। अयान ने उसकी गर्दन को किस करते हुए बेहद नशीली आवाज में कहा, सोना मेरा नाम लो। कहते हुए अयान अब थोड़ा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। त्रिशा ने सीस किया लेते हुए अयान का नाम लिया। अयान उसकी आवाज़ इतनी मदहोश थी कि अयान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और त्रिशा के साथ थोड़ा हार्श तरीके से इंटीमेट हो रहा था।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।